हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके पीवाईक्यू सीरीज़ का क्लास नंबर 7। और इससे पहले ऑलरेडी हम 6 क्लास कर चुके हैं। हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। टारगेट हमारा 30 क्लासेस का है। तो क्लास 7 करने से पहले जो है 6 क्लासेस करना बहुत ज़रूरी है, यानी और हर एक क्लास में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई जाती है उसे नोट डाउन करना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 7। और अभी हम एक क्लास पीछे चल रहे हैं, यानी हर 2 दिन में एक क्लास आनी चाहिए थी, तो एक क्लास पीछे चल रहे हैं। तो जो एक साथ जो है 2 क्लासेस में अपलोड कर दूंगा, ताकि जो एक क्लास जो अभी हम पीछे चल रहे हैं वो कवर हो जाएगा। तो जून तक टारगेट ये है कि 30 क्लासेस कंप्लीट करना है। और 30 क्लासेस के बाद जो आगे के 15 क्लासेस होंगी वो थोड़ा हम डीप में उसमें करेंगे, और वो थोड़ा क्लासेस मैराथन टाइप की भी क्लासेस हो जाएंगे, ताकि और चीज़ें जो रह जाती है वो कवर हो जाएंगी। बट 30 क्लासेस तक कंप्लीट देखना ज़रूरी है, क्योंकि 30 क्लासेस में 70 to 80% का जो सिलेबस है, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आता है, जिन टॉपिक से वो कवर हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 26 हमारा ये है आज का, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है। हमारा इसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक से, यानी जो इस स्टेडियम से हमारे 2 टॉपिक आ चुके हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहाँ पे है, पटियाला में है। अब यहाँ पे बाकी से भी कलेक्ट कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ईडन गार्डन, ये क्रिकेट का स्टेडियम है। ईडन गार्डन, जैसे कोलकाता का ईडन गार्डन पूछ लेगा, किसके लिए है, क्रिकेट के लिए। नई दिल्ली का फिरोज़शाह कोटला स्टेडियम, जिसका अब नाम चेंज हो गया, अब इसे अरुण जेटली स्टेडियम बोलते हैं। तो अब अरुण जेटली है, ये भी पूछ सकता है कि फिरोज़शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या हो गया, उसका नाम बदल के क्या रह गया, अरुण जेटली हो गया। ये भी हमारा किसके लिए, क्रिकेट के लिए हो। फिर बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी स्टेडियम फेमस है, चिन्ना स्वामी क्रिकेट के लिए। बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी स्टेडियम किसके लिए है, क्रिकेट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी 3 ऑप्शन से भी थोड़ा कनेक्ट करना है, क्योंकि चारों ऑप्शन हमें डिटेल में। और पटियाला यानी पंजाब से कौन सा हो जाएगा हमारा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले हम वाली जितने भी क्लासेस हैं उनको देख लेना, क्योंकि एक वाली क्लास में हमने प्रेसिडेंट के आर्टिकल कंप्लीट किए थे एक में, और उसी में वाइस प्रेसिडेंट एक में हमने जो है 40, 41, 42, 43 आर्टिकल किया था। उसके बाद 50 to 70 आर्टिकल कर चुके हैं। तो इस टाइप से धीरे धीरे आर्टिकल एक हमारा अमेंडमेंट वहाँ पे हुआ था। तो इस टाइप से हमारा पॉलिटी धीरे धीरे हर एक उस जो है क्लासेस में कंप्लीट होता रहेगा थोड़ा। तो क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस संविधान से लिए गए। तो बाकी 3 ऑप्शन को भी हम थोड़ा यहाँ पे करेंगे कि कहाँ से क्या चीज़ लिया गया है। तो इसका पोलैंड का संविधान से क्या रह गया, इसको सर्च करके एक बार आपको क्या करना है, इसका आंसर तो आपको खुद बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये वाला ये बढ़िया है, तो इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितना। ठीक है, सर्च करके बताओ या कैसे भी करके। अब यहाँ पे बाकी 3 कहते हैं, जैसे USSR, इसका अब नाम क्या हो गया, रूस। पहले USSR था। तो रूस से हमारा क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य। बहुत बार क्वेश्चन बोलेगा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। आयरलैंड से हमारा एक तो ये हो गया नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गया, आयरलैंड से। और ये आर्टिकल किस में आ जाएगा, आर्टिकल 32। और ये 51 के A में यहाँ पे ये हमारा मौलिक कर्तव्य वहाँ पे आएंगे, मौलिक अधिकार हमारा भाग 3। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व लिया गया आयरलैंड से, पॉइंट नंबर 1। अभी फ़िलहाल ये नोट डाउन करो कि USSR यानी रूस से मौलिक कर्तव्य, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसके अलावा आयरलैंड से जो है राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए जो 12 सदस्य को मनोनीत करता है, वो राष्ट्रपति 12 राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है वो कहाँ से लिया गया, ये वाला लिया गया, ये भी आयरलैंड से लिया गया। थर्ड, ये 2 पॉइंट याद रखना ना, आयरलैंड से। ठीक है, और एक और पॉइंट याद रखो, कोई राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ठीक है, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी लिया गया आयरलैंड से। तो आयरलैंड से 3 चीज़ें याद रखना, एक तो नीति निर्देशक था, दूसरा राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है अलग अलग फील्ड से, थर्ड वाला राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ये तीनों लिए गए हैं कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से। अब आता है ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया। तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया एक तो संसदात्मक शासन प्रणाली, पॉइंट नंबर यहाँ लिख लेता हूँ इधर साइड में। ठीक है, इसको नोट डाउन करते हुए चलना जो भी चीज़ें यहाँ पे। अब हम करेंगे यहाँ पे ब्रिटेन का। ब्रिटेन से लिया गया है एक तो संसदात्मक शासन प्रणाली,
पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दूसरा, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, सेकंड पॉइंट कहाँ से, ब्रिटेन से। और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा है, एकल नागरिकता, ये बहुत पूछता है, एकल नागरिकता, ये भी कहाँ से ले गया, ब्रिटेन से। ब्रिटेन में ये वाला पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकल नागरिकता। और यूएसएसआर यानी रूस में इम्पॉर्टेंट था मौलिक कर्तव्य, और आयरलैंड में इम्पॉर्टेंट था हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बाकी 3 ऑप्शन हो गए, पोलैंड का आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। अब बाकी क्या रह गया, जैसे अमेरिका, बाकी को यहाँ पे लिख देते हैं एक एक पॉइंट। अमेरिका से क्या लिया गया, अमेरिका से एक तो राष्ट्रपति पर महाभियोग वाला, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अमेरिका से आएगा वो आएगा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ये कहाँ से ले गए, ये ले गया अमेरिका से, ठीक है। बाकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो है वो ज़्यादातर किससे लिए गया, अमेरिका से। अब आता है ऑस्ट्रेलिया से, क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जो की प्रक्रिया, संविधान संशोधन, ये दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद आएगा जर्मनी से, क्या लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया आपातकाल, आपातकाल के समय पे जो राष्ट्रपति के पास जो शक्तियाँ होती है, अधिकार होते हैं, वो वाला राष्ट्रपति के अधिकार आपातकाल के टाइम पे, ठीक है। तो ये लिया गया कहाँ से, जर्मनी से, ठीक है, जर्मनी से ये लिया गया। उसके बाद जापान, जापान से विधि निर्माण, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये लिया गया कहाँ से, जापान से, स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से क्या लिया गया, समता और बंधुत्व की भावना, समता एवं बंधुत्व, ये कहाँ से ले गया, फ्रांस से। एक और बार रिवीजन करा देते हैं। पोलैंड का आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अमेरिका यहाँ से, रूस से हमने किया था, रूस से मौलिक कर्तव्य है। ब्रिटेन से संसदात्मक प्रणाली हो गया, और एकल नागरिकता इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व याद रखना, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची याद रखना, अमेरिका से मौलिक अधिकार को याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, जर्मनी से आपातकाल को, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और फ्रांस से समता एवं बंधुत्व की भावना, ये जो है याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन अब रिपीटेशन आना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। केलूचरण महापात्र, मैंने ट्रिक बताया था कि महापात्र वाले किस में आएंगे, ओडिशा में, महापात्र वाले ओडिशा के अंदर हमारे आएंगे, ठीक है। ये मैंने पहली क्लास में ट्रिक बताया था। इसमें कौन कौन से महापात्र हैं, एक इसमें मोहन महापात्र है, दूसरा सुजाता महापात्र थे, तीसरा केलूचरण महापात्र थे, केलूचरण महापात्र, ये 3 महापात्र हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे माधवी मुदगल मैंने अलग से याद करने को बोला गया, माधवी मुदगल। इसके अलावा जो अलग से याद करना है एक कालीचरण करके, कालीचरण भी इसी से रिलेटेड आएगा, वो याद कर लेना कालीचरण, ठीक है। तो ये हमारे ओडिशा। कथक से मैंने बोला था कि महाराज, कथक की ट्रिक था महाराज जितने भी हैं, महाराज जैसे लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ठीक है। तीसरा मैंने लिखवाया था बिरजू महाराज, ठीक है, और सूरतदेव महाराज हो जाएगा। उसके अलावा मैंने बोला था शोभना नारायण, जो सबसे कम एज में यहाँ पे अवार्ड मिला था, शोभना नारायण याद रखना, शोभना नारायण। इसके बाद मंजूश्री भी इसके अंदर था, याद रखना था। और ठीक है, ये कथक से। भरतनाट्यम से हमने क्या किया था, भरतनाट्यम से यहाँ पे अलग करते हैं। भरतनाट्यम से हमने बहुत सारे नाम याद किए थे, एक तो टी बाला सरस्वती, इसी तरह से रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम। टी बाला सरस्वती, एम के सरोजा हो जाएगा, ठीक है, एम के सरोजा क्या था। यामिनी कृष्णमूर्ति हमने यहाँ पे किया था, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, यामिनी कृष्णमूर्ति। इसके अलावा सोनल मानसिंह हमने किया था, सोनल मानसिंह, ठीक।
ठीक है। इसके अलावा हमने क्या था, वैजयंतीमाला, वैजयंतीमाला, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ठीक है। और तो इस टाइप से हमारे भरतनाट्यम वाले। क्षत्रिय में क्या था, श्रीमंत, श्रीमंत शंकरदेव, एक 3 नाम याद किए थे, गहन चंद्रा, प्रभात शर्मा, प्रभात शर्मा, ये हमने किया था क्षत्रिय वाले के अंदर। तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट था, तो यहाँ पे एक टाइप से रिवीजन भी हो गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे रिवीजन भी करना है, जो जो हमारे रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बथुकम्मा कहाँ का है, बथुकम्मा फेस्टिवल है तेलंगाना का। तो 3 पॉइंट यहाँ से यहाँ याद रखना, एक तो तेलंगाना का फेस्टिवल है बथुकम्मा, सेकंड चीज़ है 9 दिन चलता है, 9 दिन, थर्ड चीज़ है सितंबर अक्टूबर में होता है, और दशहरा से पहले आता है, दशहरा से पहले आएगा, और फोर्थ चीज़ किस लिए होता है, ये होता है इसका अर्थ क्या होता है, बथुकम्मा का अर्थ होता है देवी माँ जीवित हो जाए, ठीक है, उसके लिए होता है। और क्या होता है, रंग बिरंगे फूलों का उत्सव है, ये रंग बिरंगे फूलों का उत्सव है। तो यानी फर्स्ट वाला पॉइंट भी ठीक है, सेकंड वाला भी ठीक है, थर्ड वाला भी ठीक है, फोर्थ वाला पॉइंट इसका गलत है। शुरू के 3 चीज़ें बथुकम्मा से याद रखना, ठीक है, बथुकम्मा फेस्टिवल से इस चीज़ को याद रखना, ये 3 पॉइंट, शुरू के 3 पॉइंट जो है। हमारा क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या करना है, पुरस्कार कोई ना कोई पूछता ही है, यानी ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन भी रिपीट है और ये ऑलरेडी करा दो। इससे अगला क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट। चलिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, वो हुई थी 1961 में, ठीक है। तो अर्जुन पुरस्कार यहाँ पे हो गया। अब सेकंड हम करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार, सेकंड यहाँ पे लिख दो, हो सकता है अगली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत पूछ ले, द्रोणाचार्य। उसके बाद ये ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत पूछ सकता है, ध्यानचंद पुरस्कार, तो उसको भी लिख लेते हैं। उसके बाद आएगा मेजर ध्यानचंद, जिसका पहला नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, या फिर राजीव गांधी इसका पुराना नाम, इसकी शुरुआत कब से हुई। तो तीनों पॉइंट याद रखना। द्रोणाचार्य की शुरुआत हुई, द्रोणाचार्य हुआ है 1985 में, और ये सिर्फ कोचों को मिलता है, कोचों को, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत होती है 2002 में, और जो मेजर ध्यानचंद यानी जो इसका पहला नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसकी होती है 1991 और 92 में। पहला जो अवार्ड मिला था वो मिला था कर्णम मल्लेश्वरी को, कर्णम मल्लेश्वरी को। तो ये पॉइंट याद रखना, अगली बार वो अभी अर्जुन पुरस्कार का पूछेगा, नेक्स्ट वाले में द्रोणाचार्य का पूछ सकता है 1985, ध्यानचंद का पूछ सकता है 2002, और मेजर ध्यानचंद यानी राजीव गांधी का भी 1991-92 में ये स्टार्ट हो गया था इन पुरस्कारों की शुरुआत। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अगला क्वेश्चन ये बोला है कि संक्रमण धातुएं कौन सी है, तो इसमें देखो कॉपर, Fe, Ni निकिल, Ti यानी टाइटेनियम। देखो ये सब हमारे संक्रमण धातुएं कौन कौन सी है, तो वो संक्रमण धातुएं, तो पीरियोडिक टेबल से हमारा हर सेप्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने क्षारीय मृदा धातु हमने किया था, वहाँ पे क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। वो क्या कौन कौन से, बेरिलियम था वहाँ पे, मैग्नीशियम था, और कैल्शियम था, स्ट्रेशियम था, और उसके बाद बेरिलिन, इसके बाद यहाँ पे बेरिलिन, यहाँ पे बेरिलियम, और यहाँ पे क्या था, रेडियम था, है ना। यहाँ पे Be है और यहाँ पे Ba है, ठीक है। तो ये हमारे क्षारीय मृदा धातु हमने करा था। इसके अलावा जो बचे हुए क्षारीय धातु हमने किया था, जिसमें सोडियम आएगा, पोटेशियम, वो था क्षारीय धातु किया था। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है संक्रमण धातु। संक्रमण धातु किसे कहते हैं, डी ब्लॉक में जितने भी हमारे आएंगे पीरियोडिक टेबल में, डी ब्लॉक में, उन सबको हम बोलेंगे संक्रमण धातुएं। तो ये तो हमारा पहले वाले से आप देखोगे लास्ट में CO दिख रहा है, वहाँ पे Ni दिख रहा है, Fe दिख रहा है, ठीक है। और बस इन्होंने ये 3 तो पूछे हुए थे, तीन तो थे वहाँ पे, और एक और वहाँ पे था कौन सा, FeCO, Ni और Cu कॉपर, ये 4 यहाँ पे थे।
यानी पहले वाले में देखोगे तो ये संक्रमण धातु हैं जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी पीरियोडिक टेबल भी याद करना पड़ेगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे पहली ही लाइन में मिल रहे हैं, जबकि हैं सब के सब संक्रमण धातु हैं। तो इसका पहले वाले में आप देखोगे लास्ट में ही चारों के चारों मिल जाएगा। बस इन्होंने ये बोला था कि इनमें से कौन सा वाला है और कौन सा वाला नहीं है। तो यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन, तो इसको टेबल को याद करना पड़ेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32 रिपीट नहीं होगा, करेंट का क्वेश्चन है तो इसको हम स्किप करेंगे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन 33 में मैंने बोला बायोलॉजी का थोड़ा बहुत अभी स्किप करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। विषाणु के व्यास की जो आकार की सीमा होती है 20 से 20 से 200 तक होता है। बाकी एक और याद रखना कि विषाणु की खोज को याद रखना इवान विस्की ने, और कब किया था, ईयर भी याद रखना ना 1892 में। बस ये थोड़ा बहुत हो सकता है पूछ ले, बट आकार यहीं पे याद कर लेना। आकार है 20 से 200 तक। फुटबॉल के गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है, वो होती है 7.32 मीटर, ठीक है। अगली बार वो फुटबॉल से कुछ और स्टार्ट पूछ लेगा। देखो फुटबॉल से अगर चीज़ें याद करना है, सबसे पहले फुटबॉल स्टार्ट हुआ था 1857 में। कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में, ठीक है। यानी फ़ुटबॉल का जन्मदाता कौन है, इंग्लैंड आप बोल सकते हो। सेकंड चीज़, सबसे पहले जो ट्रॉफ़ी थी, सबसे पहले जो क्लब था वो कौन सा था, शेफील्ड फुटबॉल क्लब, सबसे पहला क्लब जो है। सबसे बड़ा जो इसमें होता है फीफा, ठीक है, फीफा। और इसके बाद वर्ल्ड कप, इसका हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख हो जाएगा, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, ज्यूरिख यानी स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में। इसके बाद कब हुआ था, जैसे 2018 में तो ये हुआ था रूस में, ठीक है। 2022 में ये हुआ था कतर में, और 2026 वाला वर्ल्ड कप पूछ लेगा फुटबॉल का, है ना, ये कहाँ पे होगा, ये होगा USA में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो फुटबॉल से थोड़ा बहुत याद रखना है, ठीक है। और इसका टाइम कितना टाइम होता है, इसका होता है 90 मिनट का, ठीक है। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का ये गेम होता है, ठीक है, 90 मिनट का। बाकी देखो, बाकी तो और सबसे पहले जो जीता था, किसने जीता था, उरुग्वे ने कब जीता था, 1930 में। सबसे पहले कौन जीता था, उरुग्वे, 1930 में। तो ये थोड़ा बहुत अगर पूछेगा फुटबॉल से तो इतना एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद कर लेना, पूछ लेगा। 2023 के गवर्नर और जो अपॉइंटमेंट है ये मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में करा दूँगा, गवर्नर को और जो भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, ठीक है, इनको मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में करवा दूँगा, ठीक है। सबसे पहले गवर्नर और अपॉइंटमेंट, और एक और रह गया हमारा जो पॉइंट रह गया था, घराना। ये 3 पॉइंट जो मैं बोल रहा था नेक्स्ट वाले में मैं कराऊँगा ये वाला। तो क्योंकि ये सब अपॉइंटमेंट जो है ये वाला हम कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। गवर्नर, सीएम मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जो अभी तक चेंज हुए हैं 2024 तक। IOA मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, है ना, भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसके अध्यक्ष बोला था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, सबसे पहले वो थे दोराबजी टाटा। कौन थे, दोराबजी टाटा। इसका गठन कब हुआ था, पूछ लेगा। इसका गठन हुआ था 1927 में, ठीक है, 1927 में। फर्स्ट महिला अध्यक्ष इसकी कौन बनी, फर्स्ट महिला अध्यक्ष वो बनी थी PT उषा। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, PT उषा। वर्तमान में अभी कौन है, वर्तमान में चेक कर लेना एक बार खुद से भी, लेकिन ठीक है, रघुराम अय्यर अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, रघुराम अय्यर। किसके, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, नहीं दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय नहीं, इंडिया, भारतीय ओलंपिक, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें। इसका गठन हुआ था 1927 में, और इसके पहले अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा, और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, PT उषा थी। अभी वर्तमान में जो है वो रघुराम अय्यर है, और इसका जो मुख्यालय है भारतीय ओलंपिक संघ का वो है नई दिल्ली। अब इसी में हम थोड़ा बहुत, और यहाँ पे एक और याद कर लो, प्रधान सचिव
प्रधान सचिव कौन है? राजीव। ठीक है, प्रधान सचिव कौन है इसके? राजीव। ठीक है, ये थोड़ा बहुत पॉइंट याद रखो। और अब याद करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट है, ये तो हमारा हो गया भारतीय ओलंपिक संघ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक भी कर लेते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय, और ये मैं ऑलरेडी पहले भी करवा चुका हूँ शायद, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, फिर भी एक बार और यहाँ पे कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। स्थापना होती है कब? स्थापना होती है 1894 में। कहाँ पे? लोशान, सॉरी मैंशर खौन जगह याद रखना। और जो इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर वो है लोशान। लोशान पड़ता है कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर है लोशान, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो मसाल वाला सिस्टम का भी स्टार्ट हुआ। मसाल वाला हुआ था 1928 में। कौन से वाले में? एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम वाले में। और जो शुभंकर था, शुभंकर, वो हुआ था 1968 में। 1968 में कहाँ पे? और ये मैक्सिको। और जो हमारा शपथ ग्रहण वाला था, शपथ ग्रहण, वो हुआ था 1920 में। सबसे पहले ये वाला हुआ था। ये कहाँ पे? एंटवर्प। ठीक है, ये वाला ध्यान रखना। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत इतनी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से याद रखना, क्योंकि इसकी स्थापना पूछ लेगा। और ये चीज़ है ना। अगला क्वेश्चन नंबर है 37। इन्होंने बोला है कि कौन सी एक किसी पुस्तक की आत्मकथा नहीं है। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये तो पता ही है, मिल्खा सिंह की है। मिल्खा सिंह। ठीक है, ये मिल्खा सिंह की है, द रेस ऑफ माई लाइफ। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये किसकी है? कपिल देव की, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। इसके बाद प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। तो ये तीनों तो क्या है? ये तीनों क्या है? ये मिल्खा सिंह की बायोग्राफी है, ये कपिल देव की, और ये सचिन तेंदुलकर। बट ये नहीं है, लेकिन ये किसकी है? ये यहाँ पे लिख लेना। इसमें दो लोग थे। ठीक है, दोनों का नाम याद रखना। एक तो था विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार, खाली विजय कुमार सिन्हा लिख दो। और दूसरे थे शिव कुणाल वर्मा। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखना, एक विजय कुमार सिन्हा और दूसरा शिव कुणाल वर्मा। ये करेज एंड कन्विक्शन, यानी ये हमारी आत्मकथा नहीं है, बाकी तीनों जो है आत्मकथा हो जाए। 37 का बी राइट हो जाएगा, है ना। 38 इन्होंने बोला हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था। देखो, हरित क्रांति का जनक इन्होंने बोला था। काफ़ी लोगों ने गलत भी किया हुआ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने MS स्वामीनाथन किया होगा, जो गलत है। ठीक है, MS स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति के जनक है। भारत में हरित क्रांति जो स्टार्ट करने का श्रेय है, हरित क्रांति, वो किसे जाता है? भारत में वो जाता है MS स्वामीनाथन को। लेकिन बोलेगा खाली हरित क्रांति का जनक, तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, जिन्होंने इसे स्टार्ट किया था। कब किया था? 1960 में। ठीक है, ईयर ठीक है 1960 कंफर्म। ठीक है, 1960 में किया था, और 1970 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था इसके लिए। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला था किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। तो ये थोड़ा बहुत 1960 में स्टार्ट किया था। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को, 1960 में। और 1970 में जो है नोबेल प्राइज़। और भारत का जो हरित क्रांति के जनक भारत में, वो बोला जाता है किसको? MS स्वामीनाथन को। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सिली मिस्टेक हो जाता है, काफ़ी लोगों ने किया भी होगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। बाकी ये अपॉइंटमेंट में 2 टॉपिक मैं अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में करवा दूँगा, 3 टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले इन 3 टॉपिक को, ताकि आगे एक तो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट कुछ इम्पॉर्टेंट, और सेकंड हमारा गवर्नर, अगर कोई नए लेटेस्ट बने, और थर्ड हमारा रह गया था घराना। ठीक है,
ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करवा दूंगा नेक्स्ट वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे 39 को हम स्किप, क्योंकि 2023 का पूछेगा नहीं, 24 का ही पूछेगा। हरि प्रसाद चौरसिया, देखो यहाँ फिर से रिपीट हो गया, तो रिपीटेशन इसी टाइप से होती है, यानी इस शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो गए हमारे पिछली क्लासेस से, यानी पिछले 6 क्लासेस से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इसी टाइप से एग्ज़ाम में रिपीटेशन चलता है, यानी PYQ आपका रिपीट होता रहता है, बट वो थोड़ा बहुत 4 ऑप्शन अच्छे से किए हुए हैं तो आराम से। अब यहाँ पे हम कुछ नाम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले किसके करने हैं? सरोद के नाम, ठीक है। तो सरोद में कौन कौन आ जाएगा? सरोद में सबसे पहले आपको याद रखना है, एक तो अमजद अली ख़ान, ठीक है, पहला नाम अमजद अली ख़ान, ठीक है। इनके 2 बेटे, एक तो अमान अली ख़ान और दूसरे हो गए, एक अमान हो जाएंगे और दूसरा अमान और दूसरा अयान करके है ना, दोनों नाम याद रखना, अयान अली ख़ान। ये 2 बेटे थे दोनों ही, किसके? अमजद अली ख़ान के। अमान अली ख़ान और दूसरे नाम हो जाएंगे अयान अली ख़ान, और तीसरे हो जाएंगे हमारे अली अकबर भी याद रखना, वो भी इसी से हैं, अली अकबर, ये अलग नाम हो जाएगा, अली अकबर। तो 4 नाम याद करने सबसे सरोद से। अमजद अली ख़ान इंपॉर्टेंट है, दूसरा अमान अली ख़ान, अयान अली ख़ान और अली अकबर, ये 4 नाम याद कर लेना, किससे? सरोद से। अब यहाँ से हम कर लेते हैं बाँसुरी। तो बाँसुरी से पहला नाम हो जाएगा हरि प्रसाद चौरसिया, पहला नाम बाँसुरी से। दूसरा नाम पन्नालाल घोष, और तीसरा नाम हो जाएगा राजेंद्र से। एक तो राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है, सिंपल सा है। और चौथा नाम भी राजेंद्र से ही कर लो, राजेंद्र प्रसन्ना। ये 4 नाम किससे हो जाएंगे? बाँसुरी से, ठीक है। अब बात करते हैं सितार के 4 नाम। सितार से हमारे 4 नाम हो जाएंगे। एक तो पंडित रविशंकर, ठीक है, पहला नाम। दूसरा नाम है उमा शंकर मिश्र, तो उमा शंकर रविशंकर दोनों हो जाएंगे एक साथ, उमा शंकर मिश्र। तीसरा नाम इसमें आप कर सकते हो उमा शंकर, पंडित रविशंकर, राजीव जनार्दन कर लो तीसरा नाम, ओके। और चौथा नाम विलायत खां, ये इम्पोर्टेंट है, विलायत खां। तो 4 नाम हमारे सितार से हो गए। देखो एक बार रिपीट करता हूँ। सरोद से हमारे थे अमजद अली ख़ान, अयान ख़ान और अमान ख़ान और अली अहमद, यानी 4 नाम हो गए, अली अहमद। सितार से हमारे थे एक तो सितार से पंडित रविशंकर, उमा शंकर और राजीव जनार्दन और विलायत खां। जो बाँसुरी थे उससे हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी। अब हमारे वीणा के रह गए, तो वीणा के भी 4 नाम यहाँ पे कर लेते हैं हम, वीणा वाले भी, ठीक है, तो यहाँ पे कवर हो जाएगा। वीणा में एक तो सरस्वती कर लेना, सरस्वती वीणा बजाती, तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कृष्ण भागावतार करके आएगा, कृष्ण भागावतार, ठीक है, तो कृष्णा से भी यहाँ पे हो जाएगा, इजी है। और बालचंद्रन भी इजी हो जाएगा। और बाकी एक है एस बालचंदन और एक खाली हमारा एक बालचंद हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा ये भी, है ना। तो वीणा से सरस्वती, कृष्ण भागावतार, एस बालचंद्र और एक खाली बालचंद्र हो जाएगा। तो ये हमारे सुंदर बालचंद्र ऐसे करके है, बट बालचंद्र याद रखना कि इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इजी हमारे आ जाएंगे, यानी अली खां वाले जितने भी आ जाएंगे वो हमारे सरोद में, सितार में सुंदर वाले जो आएंगे वो सितार में, बाँसुरी में हरि प्रसाद, पन्नालाल, राजेंद्र प्रसन्ना और वीणा में हमारे
सरस्वती कृष्ण और बालचंदन। तो 4 नाम हमारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41 इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41 यानी इन्होंने बोला यूपीएससी के पद पर रहने के लिए, ठीक है। तो यूपीएससी वाले के लिए तो 62 ईयर है। बाकी भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट की एक तो सबसे कम एज, ठीक है, मैक्सिमम रिटायरमेंट एज तो नहीं है इनकी रिटायर होने की, तो लेकिन अपॉइंटमेंट की एज याद रखना कि कम से कम इतने साल आपको होना चाहिए अगर आपको प्रेसिडेंट का चुनाव या प्रेसिडेंट बनना है तो, है ना। प्रेसिडेंट के लिए है 35 ईयर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए कितना है 35 ईयर्स, ठीक है। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए कितना है 35 ईयर कम से कम होना चाहिए एज। उसके बाद गवर्नर के लिए भी कितना है 35 ईयर। तो तीनों के लिए जो है 35 ईयर्स है। किसके लिए? गवर्नर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के। अब आते हैं जो है चीफ मिनिस्टर के लिए। चीफ मिनिस्टर यानी सीएम के लिए कितना है 25 ईयर, ठीक है। और पंचायत, विलेज पंचायत के लिए, उसके लिए 21 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एमपी लोकसभा के लिए कितना है 25 साल और एमपी राज्यसभा के लिए कितना है 30 साल, ठीक है। राज्यसभा के लिए कितना है 30 ईयर्स। इसके बाद एमएलए के लिए 25 ईयर्स। एमएलए किसके लिए? लेजिस्लेटिव असेंबली में है तो उसके लिए 25 ईयर। और एमएलए जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर बोलेंगे तो उसके लिए कितना 30 ईयर्स। और प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम के लिए 25 ईयर्स कम से कम होनी चाहिए एज, ठीक है, कम से कम। अब रिटायरमेंट की देखो, यहाँ पे रिटायरमेंट के लिए, जैसे रिटायरमेंट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो कितनी है 65 ईयर्स। अभी यूपीएससी वाला भी मैंने बोला था उसके लिए 62 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके लिए भी 65 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद सीएजी कैग के लिए भी कितना है 65 ईयर्स, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 65 ईयर, लेकिन हाई कोर्ट के लिए 62 ईयर्स, ठीक है। तो ये थोड़ा पॉइंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ये मिनिमम में पूछ लेता कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, या फिर प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम, या फिर पंचायत के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो पूछ लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम में क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर मैंने बोल दिया, तो उसको नोट डाउन कर लेना जो भी चीज़ें बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा वाला सही नहीं है? कारक भुगतान कारक आय के बराबर होता है, बिल्कुल ठीक। कुल उत्पादन कुल खपत के बराबर है, बिल्कुल ठीक। और खपत व्यय जो है कारक व्यय आय के बराबर होता है, ये भी ठीक है। लेकिन थर्ड वाला गलत है कि वास्तविक प्रभाव मुद्रा प्रभाव से अधिक होता है, ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें कुछ अलग नहीं था करने के लिए फ़िलहाल। अभी यहाँ पे अब ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ये वाला क्वेश्चन नंबर 43 शायद याद होगा। हमें 2023 के नहीं करना है, 24, ये 2022 है, हमें 24 के करने हैं। 24 में हमारे पद्म अवार्ड, ठीक है। कौन से अवार्ड? पद्म अवार्ड जो है, ठीक है। इसमें 3 कैटेगरी हो जाएगा, एक पद्म विभूषण, ठीक है, एक पद्म भूषण और एक पद्म श्री, ठीक है। 3 पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? 5 लोगों को। मैंने बोल दिया था, यहाँ पे करवा दिया। ये 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो 5 में से 3 को मिला है कला में और 2 को मिला है सामाजिक कार्य में। ऑलरेडी करा चुका हूँ तो रिवीजन कर लिया होगा, ठीक है। 5 लोग कौन कौन से हैं? वो 5 लोगों में एक तो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, वेंकैया नायडू थे, ठीक है, वेंकैया नायडू। इसके बाद चिरंजीवी थे, चिरंजीवी। इसके बाद बंदेश्वर पाठक थे, बंदेश्वर पाठक। उसके बाद वैजयंती माला बाली थे, वैजयंती माला बाली, ठीक है। इसके बाद और पद्म सुब्रमण्यम थे, पद्म सुब्रमण्यम। तो टोटल 5 लोग हो गए ये वाले, है ना, जिन्हें पद्म विभूषण मिला है। पद्म भूषण मिला 17 लोगों को और 110 लोगों को पद्म श्री मिला है। तो टोटल जो है पद्म अवार्ड मिले हैं वो मिले हैं 132 लोगों को, यानी 132 लोगों को, ठीक है।
अब यहाँ पे 2024 की ये चीज़ें हैं। अगर आपको याद करना है 110 लोग, तो वो इतने लोग याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पद्म श्री से मुश्किल से क्वेश्चन आएगा। पद्म विभूषण जो 17 लोगों को दिया गया उससे क्वेश्चन बन सकता है, तो वो याद करना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी लिस्ट अगर चाहते हो कि लिस्ट में देना है 110 लोगों की, तो मैं लिस्ट दे दूँगा। बाकी वो आएगा नहीं पद्मश्री से, जो कोई एक इम्पॉर्टेंट होगा तो वो आएगा। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44, तो डायरेक्ट करना है, ऐसा कुछ अलग करने की ज़रूरत। तो इस पॉइंट को डायरेक्ट ही आप नोट डाउन कर लो कि रॉबर्ट ब्राउन ने एक लेख प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने बताया कि पादप कोशिकाओं में केंद्र की उपस्थिति पर प्रकाश डाला गया था, ठीक है। जिसमें किस वर्ष के आसपास रॉबर्ट ब्राउन ने एक लेख प्रस्तुत किया था जिसमें पादप कोशिकाओं में केंद्र की उपस्थिति पर प्रकाश डाला गया था, तो वो था 1830 वाला टाइम, ठीक है, डायरेक्ट याद कर लो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये बन जाता है हमारा उत्तर वैदिक काल, थे ना, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में एक नया उपनाम यानी हल का स्वामी किसे बोला गया था, हल का स्वामी। तो इसका राइट आंसर तो है इंद्र। अब उत्तर का वैदिक काल का थोड़ा बहुत याद कर लो कि किस देवता को क्या बोला जाता था उस टाइम पे, है ना, उत्तर वैदिक काल में। यानी वैदिक काल में भी आप कह सकते हो कि वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल नहीं बोलूँगा, वैदिक काल में कौन से देवता को क्या बोला जाता था। हो सकता है नेक्स्ट टाइम किसी और देवता को पूछ लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको रखना, सबसे पहले लिखना है अग्नि। वैदिक काल में जो देवता थे उनका क्या काम था, है ना, वैदिक काल में। 1 सेकेंड यहाँ लिख लेता हूँ, ओके, ठीक है। वैदिक काल के देवता लोग, अग्नि देवता जो है वो मनुष्य और देवताओं के मध्यस्थता का काम करते थे, मध्यस्थता का काम, ठीक है। कौन से देवता, अग्नि देवता। इंद्र देवता, इंद्र जिसे हल का स्वामी उत्तर वैदिक काल में बोला जाता था। इंद्र जो है वो युद्ध के देवता थे, युद्ध और वर्षा के देवता वो थे इंद्र। उसके बाद विष्णु जो है वो पालन करता थे, और विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता, संरक्षक, ठीक है, वो कौन थे, विष्णु जी, विष्णु भगवान। और इसके बाद वरुण जो है वो समुद्र देवता भी कह सकते हो। पृथ्वी और सूर्य के निर्माता थे, ठीक है। और कौन रही है, और पूषण देवता थे। पूषण देवता जो है वो पशुओं के, ठीक है। सोम देवता, सोम वनस्पति देव, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो हो सकता है अगली बार किसी और देवता को पूछ ले तो याद कर लेना, ठीक है। सोम हो गया, बाकी चीज़ें जो रह जाएगा वो बाकी हम कवर कर लेंगे। तो 45 क्वेश्चन से एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये बन सकती थी, तो इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, रिपीटेशन हो गया फिर से क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन देखो अब धीरे धीरे रिपीट होना स्टार्ट हो गया। अभी हमने इससे पहले वाली क्लास में क्या किया था, इससे पहले वाली क्लास में याद है हमने 2 चीज़ें करी थी, एक क्षारीय मृदा धातु और दूसरा था मृदा धातु, ठीक है। क्षारीय मृदा धातुएँ कौन कौन से थी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद स्ट्रोंशियम और सॉरी ये BE है ना, BE बेरिलिन, ठीक है। उसके बाद बेरिलियम और उसके बाद रेडियम, ये हमारे कौन से थे, क्षारीय मृदा धातु। अब यहाँ पे देखोगे आप तो इसमें से कौन सा आ रहा, मैग्नीशियम आ रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम है। और बाकी 3 कौन थे, बाकी 3 हमने किया था लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये कौन से थे, ये क्षारीय धातु,
क्षारीय धातु। तो क्षारीय मृदा धातु और क्षारीय धातु में दोनों में अंतर है। ये तीनों क्षारीय धातु है और जो मैग्नीशियम है वो क्षारीय मृदा धातु है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, बस अलग तरीके से उन्होंने दे दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। 47, तो 47 में ऐसा कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट याद करना है कि किसने आंध्र प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह एवं और लड़कियों की शिक्षा के समर्थन में आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो राइट आंसर कौन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कुंदुकुरी वीरेशलिंगम। कुंदुकुरी वीरेशलिंगम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, और 48 क्वेश्चन करने से पहले ऑलरेडी मैंने इससे पहले ये क्वेश्चंस करा चुका हूँ, और कैसे कराया था वो देखो। 48 क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, बट अलग तरीके से रिपीट हुआ है। रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम मैंने कौन कौन से करवा दिए? सबसे पहले हमने किया था गोदावरी, याद है गोदावरी रिवर सिस्टम। ये त्रिम्बकम पहाड़ी हिल से निकलती है, कहाँ पे? नासिक महाराष्ट्र से। यहाँ पे था दुदुना, ठीक है। यहाँ पे था पूर्णा, इसकी सही कह दी, रिवीजन हो जाएगा। और यहाँ पे था पेनगंगा, यहाँ पे था वर्धा, यहाँ पे था वैनगंगा, ठीक है। यहाँ पे था प्राणहिता। उसके बाद यहाँ पे कौन थी? इंद्रावती, बोल भी रहा हूँ, इंद्रावती। फिर यहाँ पे थी शाबरी, ये थी लेफ़्ट साइड वाली साबरी। इधर राइट साइड में कौन राइट साइड में कौन था? राइट साइड में था दरना था, मुला था, मंजीरा था। हम गोदावरी का कर रहे हैं। और एक और था मनेर। ये गोदावरी जिसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ना, ठीक है। और ये गोदावरी का हमने रिवर सिस्टम करा था, याद आ गया बात थोड़ा बहुत। उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हमने गंगा रिवर सिस्टम भी किया था। गंगोत्री से निकल रही थी और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही थी। गोदावरी भी वहीं जाके गिर जा रही थी। गंगा की सहायक ट्रिब्यूटरी हम कर लेते हैं। पहले आ जाएगा रामगंगा, ठीक है। फिर आ जाएगी गोमती, फिर आ जाएगी घाघरा, फिर आ जाएगा गंडक, फिर आ जाएगी कोसी, ठीक है। फिर आ जाएगी महानंदा। ये तो इस साइड वाली हो जाएंगी, महानंदा। इधर से हमारी जो यमुनोत्री से होते हुए इलाहाबाद में संगम हो जाता है। तो पहली इसकी ट्रिब्यूटरी सबसे लंबी जो ट्रिब्यूटरी यमुना ही है। उसके बाद सोन हो जाएगा। यमुना की हमारी ओकेन भी है यहाँ पे। यमुना की हमारी बेतवा हो जाएगा। और ये यमुना की ट्रिब्यूटरी हो जाएंगे 2-3, है ना। तो ये गंगा रिवर सिस्टम भी हमने इस टाइप से किया था। लास्ट में गंगा का नाम वहाँ पे बांग्लादेश में क्या हो जाता है? पद्मा, ठीक है। इसके बाद हमने किया था थर्ड वाला ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, याद है? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये बिल्कुल आपका हिमालय की एकदम पैरेलल चलेगा, हिमालय रेंज की। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पे मुड़ जाएगा। उसके बाद असम से होते हुए और ये बंगाल की खाड़ी में, यानी कौन से नाम से? जमुना नाम से गिर जाती है। बाकी इसकी ट्रिब्यूटरी याद है कहाँ से निकलती है? ये निकलती है चेमायुंगडुंग, तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, है ना, यहाँ से निकलती है। बाकी इसके बाद इसके कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी थी याद है? लोहित हो गया, दिबांग हो गया, दिबांग लोहित। उसके बाद यहाँ पे तिस्ता कनेक्ट हो जाएगी, तिस्ता, ठीक है। बाकी पद्मा इससे मिल जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे मेघना आके मिल जाएगी और मेघना नाम से आगे जाएगी। फिर यहाँ पे वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये तो थी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब हम करेंगे सिंधु रिवर सिस्टम, जिसमें 5 नदियाँ जिन्हें पंच नदी कहा जाता है, और कहाँ पे गिरती है? वो भी अरब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है। पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। उसका मैप एक बार देख लो। तो ये हमारी सिंधु रिवर सिस्टम है। और सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी भी यहाँ पे लेफ़्ट साइड, राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड यानी ऊपर वाली आप नहीं भी करोगे तो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेफ़्ट साइड वाली 5 नदियों वाला याद रखना, और उनका क्रम भी याद रखना, ठीक है। उनका क्रम भी याद रखना। तो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है हमारी कौन से ग्लेशियर? बोखर ग्लेशियर। ये भी तिब्बत से निकलती है और बिल्कुल जास्कर और गिलगित पर्वत श्रेणियों से होते हुए जाती है। और यहाँ से उसके बाद पाकिस्तान में से होते हुए बिल्कुल बंगाल अरब सागर में गिर जाती है। 5 नदियाँ जिन्हें पंचनद बोला जाता है, कौन कौन से? उनका क्रम सबसे पहले ऊपर देखो, वहाँ पे क्या है? झेलम दिख रहा है, यहाँ पे झेलम देखो, झेलम। इसके बाद नीचे चिनाब दिख रहा होगा, चिनाब।
उसके बाद रावी दिख रहा होगा रावी, उसके बाद व्यास दिख रहा होगा व्यास, और उसके बाद सतलज दिख रहा होगा। ठीक है। अच्छा, 5 नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जो भारत से निकलती है और भारत में ही वो ख़त्म हो जाती है? वो है ब्यास रिवर। अब देखोगे ब्यास रिवर निकलती है भारत से ही और वहीं पे सतलज में जाके वो मिल जाती है। बाकी सब रिवर जो है वो भारत से बाहर जाके मिल जा रही है। ठीक है, पाकिस्तान की एक जगह पे जाके वो मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे झेलम है तो झेलम से फिर आगे जाके चिनाब मिलेगी, फिर उसके बाद आगे जाके फिर उससे रावी मिलेगी, फिर उसके बाद आगे जाके उस पर सतलज, और फिर ये सब जाके मिलेंगी जो है सिंधु रिवर से, और लास्ट में अरब सागर में जाके गिर जाती है। बाकी इधर वाली ट्रिब्यूटरी आप नहीं भी करना चाहो तो मत करना। ठीक है, ये वाली कम आती है, बट इधर वाली ये 5 नदियाँ याद रखना। ठीक है, तो ये तो हमारा था सिंधु वाला। तो कुछ मेन पॉइंट याद रखना, बाकी डिटेल में अगर किसी और उसमें आएगा तो वहाँ पे कवर करवा देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रिपीट काफ़ी बार आ चुका है। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान किसकी है? ये हैरी पॉटर वाली जेके रॉलिंग की। ये तो काफ़ी बार आ चुका है पहले भी। क्वेश्चन नंबर 50 आपका रिपीट हो गया। देखो रिपीटेशन कितना हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 भी रिपीट हो गया, काफ़ी बार मैं करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने सभी स्टेट का ज़्यादातर स्टेटों के मैंने बता दिया था। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो स्टेट के कवर हो गए, जैसे गुजरात है, पहले मैच कर लेते हैं। यहाँ पे यहीं पे देखो गुजरात का 16.63 है, बता दिया था। हरियाणा का फिर 11.16 है, और हिमाचल प्रदेश का 8.06 है। इसके अलावा भी मैंने कहा किस किस के बता दिए। पंजाब के मैंने बता दिया था। ठीक है, और बिहार का बता दिया था, उड़ीसा का बता दिया था, चंडीगढ़ का मैंने बता दिया था इससे पहले, चंडीगढ़ भी ऑलरेडी हम बता चुका हूँ। ठीक है, और छत्तीसगढ़ बता दिया, झारखंड भी बता दिया। याद कर लेना इसे बहुत अच्छे से। मैंने 2-3 ये तीसरा चौथी बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो ऑलरेडी सब चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा कहाँ की है, सबसे कम कहाँ पे है। ठीक है, और उसके बाद स्टेट में भी मैंने सबसे ज़्यादा बता दिया और सबसे कम कहाँ पे था। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ और ये भी रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये तो बहुत यही चीज़ है कि आपका रिपीटेशन होगा, लेकिन आपको जो चीज़ें कराई जाएँ उसको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। यानी जितने दिन आपकी क्लासेस नहीं आएंगी उतने दिन बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम जो है रिवीजन करना है। ठीक है, और जितना रिवीजन करोगे मल्टीपल टाइम उतना फ़ायदा है। ठीक है, उतना चीज़ें और अच्छे से होगा। तो एक बार और यहाँ पे करवा देता हूँ इसको। सबसे पहले हमने किया था चंडीगढ़ का, याद है? चंडीगढ़ का डायरेक्ट पूछा हुआ था, तो चंडीगढ़ का कितना था 21.81% यूनियन टेरिटरी के अंदर। फिर मैंने बोला था कि यूनियन टेरिटरी में ज़्यादा कहाँ पे है, तो ज़्यादा था कहाँ पे, दादरा नागर हवेली में। कितना था 39.31%। सबसे कम बोला था कम कहाँ पे है, तो कम कहाँ पे था अंडमान निकोबार में। कहाँ पे था, केवल 1%। ये तो था यूनियन टेरिटरी में। स्टेट में ज़्यादा कहाँ पे था, स्टेट में ज़्यादा था छत्तीसगढ़ में। कितना था 39.93%। फिर कहाँ पे था, फिर था झारखंड में। झारखंड में कितना था 36.93%। फिर हमने किया था उड़ीसा में। उड़ीसा भी ऑलरेडी कर चुके हैं, कितना 32.59%। लेकिन उससे ज़्यादा किसका था, बिहार का। बिहार का कितना था 33.74%। फिर कितना क्या था, पंजाब का ऑलरेडी कर सकते हैं 8.26%। सबसे कम कहाँ क्या था, केरल का था 7.05%। सबसे कम था गोवा का कितना था 5%। और सबसे ज़्यादा क्या था, छत्तीसगढ़ था। ठीक है, गुजरात हम कर चुके हैं कितना 16.63। हरियाणा हम कर चुके हैं कितना 11.16%। तो इतने स्टेट हम ऑलरेडी, इतने स्टेटों का हमने BPL यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन हमने यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे देख लिया कि कितना परसेंटेज है। और ये मल्टीपल टाइम भी आपका रिपीट हो रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से इतने स्टेटों को एक बार अच्छे से करना है दोबारा से। ठीक है, ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर आए तो वहाँ पर ये चीज़ें गलत ना हो, रिपीटेशन ज़्यादा हो रही है क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे थोड़ा GK के ऊपर मैं चीज़ें बता देता हूँ, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे यहाँ पे
करना है। देखो जीके की ये हमारी है क्लास नंबर 7, ओके 7 क्लास है। 7 क्लास को एकदम बहुत अच्छे से करना है, अच्छे से मतलब जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जाते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी बताए जाते हैं उनको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद उनको रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम, ठीक है। यानी आप यही लगा लो कि 30 क्लासेस जितनी भी होंगी 30 क्लासेस उनको रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम, यानी जून तक वो क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी। आपके पास जुलाई और अगस्त सितंबर 3 मंथ होंगे उन क्लासों को मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के लिए। और फिर जो है हम करंट अफेयर्स पे भी फोकस करेंगे, करंट अफेयर्स और कुछ जो है टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एक बार हम और अच्छे से कर देंगे। यानी अगर टाइम मिलता है तो जो 45 क्लासेस का टारगेट है, 45 क्लासेस का, तो 30 क्लासेस के बाद थोड़ा मैराथन टाइप की क्लासेस हो जाएंगी, यानी हो सकता है टाइम बढ़ जाएगा और यानी 1.5 घंटा 2 घंटा तक क्लासेस चलने लग जाएंगी, ताकि वहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा चीज़ें हो जाए। यानी 45 क्लासेस ही करनी है, बहुत है। 45 क्लासेस कर ली, बस उसको एग्ज़ाम तक मल्टीपल टाइम रिविज़न करना है। और इतना चीज़ें अगर कर लिया तो उससे बाहर फिर एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, ठीक है। ये तो आपका क्लियर है। बाकी क्लास नंबर 8 में आगे डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और 9th में उसके बाद हम एक रिवीजन सीरीज़ करेंगे जहाँ पे हम इससे पहले की क्लासेस को एक बार बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। दोबारा से मैं करवा दूँगा, वो थोड़ा लेंथी वीडियो होगी, हो सकता है 1.5-2 घंटा भी लग जाए। एक क्विक रिवीजन टाइप का हो जाएगा, ताकि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैं करा चुका हूँ वो वहाँ पे बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। मिलते हैं आपका क्लास नंबर 8 में। बाकी क्लास नंबर 7 तक बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर कर लेना, ओके।